हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर। गाइस, क्या आप भी यूजीसी नेट, यूपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है आपकी ज्योग्राफी वीक है, ज्योग्राफी से पढ़े हुए टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते, ज्योग्राफी पढ़कर आप बार बार भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हर टॉपिक विद कंसेप्ट, विद मैप, विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। सो गाइज, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स जो मतलब कि एक टाइप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दी। कुछ टॉपिक्स जो बच गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जैसे ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, और मैं बात करूँ कुछ एक दो टॉपिक्स और है जो इंडिया के से जुड़े हुए हैं, और उन टॉपिक्स को मतलब कि किसी और क्लास में मतलब कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है इम्पोर्टेंट बट इतने नहीं है, उसको कभी और मतलब की क्लास के अंदर देख लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके इससे भी जुड़े हुए काफी कई टॉपिक्स बार बार मतलब कि एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में तो इससे रिलेटेड काफी पूछा जाता है, क्योंकि ये एक टाइप से साइंस का भी पार्ट है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इसलिए इसको करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मतलब कि कुछ स्टेट एग्जाम्स है, उसको देखते हुए इसको मैंने पहले करवा रही हूँ। बाकी आपको ज्योग्राफी जो नेट, यूजीसी नेट की जो ज्योग्राफी है वो आपको हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर। सो गाइज, आज हम, कल मैंने वेटलैंड और हॉटस्पॉट करवाए थे, वो भी इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी दोनों की पार्ट्स हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मतलब इसका मीनिंग देख लेते हैं। एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। पर्यावरण मतलब कि दो वर्ड से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि मतलब कि चारों ओर, और आवरण मतलब कि एक एक तरफ से चारों ओर से ढका हुआ, मतलब हमारे चारों तरफ हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो पर्यावरण का ही पार्ट है। ये तो हम पढ़ते थे मतलब कि जब हम छोटी क्लासेस के अंदर थे तभी इन चीजों को, तभी हमने सीख लिया था परि प्लस आवरण और इसका क्या मीनिंग। बाकी इसको एक कंसेप्ट से, एक मतलब कि अब वो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल आप देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है ये देखिए यहाँ पे। ये है ये है भूमंडल, भूमंडल यानी कि अर्थ। और सेकंड है जलमंडल यानी कि महासागर। और थर्ड है वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या है, इन तीनों के अंदर एक कॉमन है, वो है जैव मंडल। इन तीनों के अंदर ही मतलब कि जीवों का विकास पाया जाता है, और इसी चीज को हम पर्यावरण कहेंगे, इसी चीज को हम पर्यावरण कहेंगे। चाहे भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और इसके इन तीनों से कॉमन से जैव मंडल। इन तीनों में ही जीवों की उपस्थिति देखी जा सकती है। आप देखेंगे जल के अंदर भी जीव पाए जाते हैं, भूमि के ऊपर भी, और बहुत छोटे छोटे मतलब कि सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव भी मिल जाएंगे आपको, वायु के अंदर भी मिलेंगे, वो है वायुमंडल। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे जैव मंडल, और ये जैव जीवों के बारे में ही अध्ययन करना हम पर्यावरण के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीन टर्म्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, जो मतलब कि जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मतलब आप जो कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, बाकी कॉमन चीजें एग्जामिनर पूछता नहीं है, तो वो भी पढ़िए जो एग्जामिनर पूछता है और जो सबसे डिफरेंट है। क्या है वो तीन टर्म्स, आप बार बार पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कि समझ नहीं पा रहे हैं या उनका कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, वो देखिए आप यहाँ पर। क्या है इकोलॉजी, एक वर्ड आपको बार बार पढ़ा होगा आपने, इकोलॉजी। सेकंड इकोसिस्टम, थर्ड बायोडाइवर्सिटी। इसे से ही एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की स्टार्टिंग और एंडिंग यही से मतलब कि चलकर होती है। इन चीजों का बार बार यूज होगा तो इन चीजों को आपको समझना होगा। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हेकल
नहीं। मीनिंग क्या है इसका? इकोलॉजी का मीनिंग क्या है? पारिस्थिति का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी किसे कहेंगे हम? मीनिंग समझ में आ गया तो ये समझो आपको इकोलॉजी समझ में आ गया। इकोलॉजी समझ में आ गया तो इकोसिस्टम समझ में आ गया। इकोलॉजी इकोसिस्टम समझ में आ गया तो बायोडाइवर्सिटी आप ऑब्वियसली समझ जाएंगे। और जब ये चीजें समझ में आ गई तब आपके लिए कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं रहेगा, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। बस चीजों को नोट आउट करते चलिए। बार बार मैं हर क्लास के अंदर एक ही बात कहती हूँ, चीजों को नोट आउट करते चलिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो चीजों को नोट करना सीखिए। जिस दिन आप नोट्स बनाना सीख जाओगे, नोट्स प्रिपेयर करना सीख जाओगे, खुद के नोट्स बनाओगे, उस दिन आप एग्जाम को इजिली क्वालिफाई कर पाओगे। पारिस्थिति का क्या मीनिंग है? जीवों में पर्यावरण के अंतर संबंध को, जीवों है पर्यावरण के अंतर संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या बताया यहाँ पे? कोई भी जीव मतलब पर्यावरण के अंदर कैसे रह रहा है, उसका रहने का मतलब कि क्या स्टाइल है। मतलब कि कुछ जीव अलग अलग मौसम में रह पाते हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल अब गर्मियां स्टार्ट हुई और मक्खियां आ गई, तो वो उनका एक स्ट्रक्चर है कि वो कैसे एनवायरमेंटल में ढलते हैं, किस टाइप के एनवायरमेंटल में ढलते हैं। तो उन दोनों के अंतर संबंध को ही इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इको इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इको सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इसका प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था। और इसका मीनिंग क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? मीनिंग देखिए यहाँ पे, जीवों व पर्यावरण के अंतर संबंध, हम अंतर संबंध पर पढ़ने, अंतर संबंध पर जैविक व अजैविक घटकों के प्रभाव को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जब जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंध पर कोई जैविक या अजैविक पदार्थों का कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। उनकी एक इकाई है, उस इकाई के अंदर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर मतलब कि जैविक या अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं वो देखिए आप यहाँ पर, उनका प्रभाव
बाद में पता चलेगा उनका प्रभाव क्या होता है इस इनके ऊपर। बाकी सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जैविक या अजैविक घटक होते क्या है। देखिए यहाँ पर जैविक घटक कौन से हैं। जैविक घटक, जैविक घटक मीन्स वो घटक जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैविक घटक मीन्स जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, जैविक घटक वे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक घटक वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। जैविक घटक, यहाँ पर देखिए जैविक घटक फर्स्ट है उत्पादक, उत्पादक, और सेकंड है उपभोक्ता, उपभोक्ता, और थर्ड है अपघटक। क्या है ये, इनको डिफाइन करती हूँ। जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे मतलब पदार्थ होते हैं जो मतलब कि खुद पे डिपेंड होते हैं, किसी मतलब किसी दूसरी चीज पर या दूसरे किसी घटक पर डिपेंड नहीं होते। ये मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं और मतलब कि एक टाइप से आप फॉर एग्जांपल देखेंगे पेड़ पौधे या फिर घास, फल फूल जो भी मतलब पत्ते वगैरह जो वनस्पति है, ये एक टाइप से उत्पादक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, और मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो है उत्पादक। बाकी उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो उत्पादक का तो एग्जाम्पल हो गया वनस्पति, किसी भी टाइप की वनस्पति। ठीक है, जैविक घटक है उपभोक्ता, उपभोक्ता तीन टाइप्स के होते हैं। कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता। और अपघटनकर्ता, अपघटककर्ता कौन से होते हैं इनका भी बताऊंगी। उपभोक्ता देख लेते हैं पहले। उत्पादक आपको समझ में आ गया, उत्पादक क्या होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते, ऐसे जैविक घटक जो किसी पर निर्भर नहीं होते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, फॉर एग्जाम्पल वनस्पति। ठीक है, सेकंड क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन टाइप्स में है, कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो मतलब कि पूरी तरह से उत्पादक वनस्पति पर आधारित होते हैं, एक टाइप से मतलब कि शाकाहारी होते हैं ये पूरी तरह, और ये ओनली मतलब कि इस पर उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं आप, गाय भैंस, या फिर मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी मतलब जीव जो वनस्पति पर ही आधारित हो के ओनली ओन वनस्पति पर, वो है प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो मतलब कि उत्पादक पर भी आधारित होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता पर भी आधारित होते हैं, वो है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल मेंढक। ठीक है, कोई कीट घास को खाता है और वो उस कीट को मेंढक खाता है। ठीक है, वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं पर आधारित होते हैं। अब इनका एक चार्ट बनता है, पोषण चार्ट, की मतलब कि एक दूसरे को जब ये आपस में खाते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाते हैं,
और द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। इसी तरह इनका एक पोषक चार्ट होता है, उस पोषक चार्ट के अंदर मतलब कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना समझ लो आप, उसके अंदर मतलब कि एनर्जी एक से दूसरे के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो उस एनर्जी कितना परसेंट जाती है, तो वो है 10%। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को खाता है तो उसमें उसकी कितनी परसेंट एनर्जी जाती है, वो है 10%। इस चीज को नोट करो। लास्ट है अपघटक कर्ता। अपघटक कर्ता क्या होता है? अपघटक कर्ता वो मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनको उपभोक्ता, जो भी उपभोक्ता कोई भी है वो मर जाते हैं, तो उनको मतलब वो सूक्ष्म जीव उनको मतलब एक टाइप से नष्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गाय भैंस मर गया, उसको मतलब कि कोई छोटे छोटे कीड़े या फिर कीटाणु जीवाणु उसको वापस से मिट्टी में मिला देते हैं, वो है अपघटक कर्ता, या कोई भी बैक्टीरिया। ठीक है, इतना समझ आया जैविक घटक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और जैविक घटक कौन कौन से हैं, इतना समझ आ गया। ये जैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं ना, उत्पादक उपभोक्ता इनकी एक चैन है, वो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, इतना समझ आया। आप देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, और थर्ड है भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। और भौतिक पदार्थ वो होते हैं जो मतलब कि वो पारिस्थितिकी में मदद करते हैं और इनमें कार्बन अकार्बन दोनों की मात्रा नहीं मिलती। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, ये हमारे भोजन में अच्छी तरह पाए जाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किस में पाया जाएगा? दालों में, और कार्बोहाइड्रेट्स गेहूं, चावल, इनमें। ठीक है, जो हम रूटीनली रेगुलरली खाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ वसा, विटामिन, इनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, और खनिज लवण, खनिज लवण, ये हैं अकार्बनिक पदार्थ। और भौतिक पदार्थ कौन कौन से हैं? भौतिक पदार्थ है तापमान, या आप बोल सकते हैं प्रकाश, जल, वायु, सांस लेने के लिए सबसे जरूरी है वायु, ये है भौतिक पदार्थ। ये हो गए अजैविक घटक। ठीक है, इतना समझ आया जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। क्या? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता होती क्या है? इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर विल्सन ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, बायोडायवर्सिटी शब्द का। ठीक है, और बायोडायवर्सिटी का मीनिंग क्या है? जैव विविधता, मतलब कि जब जीवों के अंदर विविधता, विविधता का मतलब ही यही है भिन्नता, कहीं भी ना कहीं मतलब कि
कुछ डिफरेंट मिले उसे कहेंगे जैव विविधता। तो इसका क्या है, जब जीवों के अंदर कोई विभिन्नता मिलती है कि डिफरेंट, धरती पर लाखों टाइप्स के जीव है, उनमें अलग अलग विभिन्नता देखी जा सकती है, तो इसी को हम कहेंगे जैव विविधता। तो जैव विविधता का मीनिंग क्या है, जब जीवों के अंदर कुछ मतलब कि डिफरेंट भिन्नताएं देखने को मिले उसको कहेंगे जैव विविधता। इस सब का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर विल्सन ने किया था। और जैव विविधता को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और सामुदायिक जैव विविधता। इसको इनको मतलब कि आनुवांशिक जैव विविधता किसे कहते हैं, प्रजाति जैव विविधता किसे कहते हैं, सामुदायिक जैव विविधता किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड मतलब ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसको हम देखेंगे कल की क्लास में, वरना ये क्लास ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आज इतना ही, कल बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे। बायोडायवर्सिटी पढ़ने के बाद बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कौन सी संस्था करती है, IUCN इसकी संरक्षण करती है। IUCN की सहायक संस्था कौन सी है, WWF। IUCN के फुल फॉर्म क्या है, ये कब बनी, कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, और मतलब IUCN का काम क्या है, रेड डाटा बुक जारी करना। रेड डाटा बुक में कौन कौन सी मतलब कि इसकी मतलब कि इसके कितने पार्ट्स हैं, इसमें कितने अध्याय हैं रेड डाटा बुक में, उन सारे अध्यायों के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मतलब ये 3 टाइप्स के पेज है रेड डाटा बुक में, गुलाबी, लाल और हरा, इनका क्या मीनिंग है, इन सब की चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी लगे तो, अदरवाइज कोई मतलब फोर्स नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ठीक है तो इसको शेयर करें। सब्सक्राइब करना आपका काम, मतलब कि आपका मन हो तो करना, कोई मतलब इसका फोर्स नहीं है। थैंक यू।